नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं एसआरके हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के पद पर काम कर रहा हूं। इससे पहले मैं एसएमएस में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर था। कई हॉस्पिटल्स में काम करने के बाद में उच्चतम सेवाओं के लिए हमने एसआरके हॉस्पिटल की स्थापना की। आज हम बात कर रहे हैं किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन क्या है, कैसे बनता है? किडनी स्टोन बेसिकली एक सुपर सैचुरेशन मेथड की वजह से किडनी के अंदर होने वाली एक प्रक्रिया है। आप इसको एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे मिश्री बनती है, उसके लिए एक नीडस होता है, जो जैसे किडनी में कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई भी कारण की वजह से एक नीडस बनता है और उसके ऊपर धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्जेलेट की परतें चढ़ती चली जाती हैं। किडनी के अंदर मोस्ट कॉमन जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होता है। जिस तरह से मैंने बताया, सुपर सैचुरेशन की वजह से वो स्टोन धीरे धीरे साइज में बढ़ता चला जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। किसी में स्टोन बनते हैं, किसी में नहीं बनते, इसके क्या कारण होते हैं? तो रिस्क फैक्टर में इसमें एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं कि जैसे मेल में फीमेल की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा इंसिडेंस रहता है। रीज़न इसका यही है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ मेल ज़्यादा करते हैं, उनमें डिहाइड्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरे रिस्क फैक्टर्स में जैसे फैमिली हिस्ट्री है। अगर किसी के जीन्स ऐसे हैं जिसकी फैमिली हिस्ट्री में स्टोन बनता है तो उसमें भी ज़्यादा बनते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशंस, डाइट में जो जैसे पालक है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गोभी है, बीज वाली जो सब्जियाँ जैसे टमाटर है, क्योंकि इनके बीज में ऑक्जेलेट्स ज़्यादा होते हैं। हालांकि ये फैक्टर बहुत ही नगण्य फैक्टर है। अगर हम अपनी डाइट में नॉर्मल लिक्विड्स लें, लिक्विड इंटेक रखते हैं, तो ये फैक्टर नगण्य हो जाता है। दूसरे भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर कोई ज़्यादा मात्रा में एंटासिड, डाययूरेटिक्स जिससे पेशाब लगता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, या जिसकी आंतों का ऑपरेशन हुआ हो, कुछ कंजेनाइटल डिजीजेज होती हैं जैसे सिस्टिन्यूरिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, उन लोगों में भी ये ज़्यादा होती है। पर नट सेल में अगर अपन बात कर रहे हैं कि डाइट में क्या चीज़ों से स्टोन ज़्यादा बनता है, तो उसमें नमक ज़्यादा खाने से, ऑक्जेलेट्स फूड ज़्यादा खाने से, पानी कम लेने से, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेने से ये स्टोन के ये रिस्क फैक्टर्स हैं। अब पानी, कितना पानी पिए, इसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि हमें नॉर्मल पानी 2.5 लीटर यूरिन बने, हमें इतना पानी पीना है कि 2.5 लीटर यूरिन बने। अब इस 2.5 लीटर यूरिन का कैसे हिसाब लगाया जाए? दिन भर तो हम यूरिन तो नाप नहीं सकते। नॉर्मल तरीका ये होता है कि एक बार यूरिन करने में 300 से 400 ml यूरिनेट होता है। तो यानी कि दिन में हम 6 से 7 बार यूरिन करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब अपन नॉर्मल पानी पी रहे हैं। प्लस यूरिन का कलर, अगर यूरिन का कलर अंबर कलर है, लाइट येलो, बिल्कुल लाइट येलो, तो वो नॉर्मल है। अगर वो डार्क येलो होता है या गोल्डन कलर का होता है, इसका मतलब वो गाढ़ा यूरिन है और आपने लिक्विड इंटेक कम लिया है। दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे स्टोन है? इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो हमें बताता है वो है दर्द, पेन। इसमें हमारा दोस्त होता है जो हमें बताता है कि किडनी में स्टोन है और हम किडनी को बचा पाते हैं। तो किस तरह का पेन होगा? इसमें 2 तरह से पेन होता है। एक स्पास्मोडिक या कोलिकी पेन होता है, जिसमें दर्द रह के आता है और बहुत तेज़ आता है। हम दर्द को कंट्रोल नहीं कर सकते और टॉसिंग ओवर द बेड, यानी कि बिल्कुल झटपटाते हैं बेड के ऊपर। दूसरी तरह का पेन डल एकिंग पेन होता है, जो किडनी के कैप्सूल, उसकी बाहरी सतह होती है, उसके स्ट्रेचिंग की वजह से जो आता है वो डल एकिंग पेन होता है। तीसरा इसमें रेफर्ड पेन भी होता है कि जो किडनी का स्टोन है उसका रेफर्ड पेन है, वो टेस्टिस में जा सकता है, पेनिस के आगे वाले हिस्से में जा सकता है, मिडिल साइड ऑफ द थाई यानी अंदरूनी हिस्से की थाई में भी इसका रेफर्ड पेन हो सकता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं अपेंडिक्स के साथ में या दूसरे ऑर्गन की वजह से, जबकि वो स्टोन का पेन होता है। दूसरे लक्षणों में जैसे पेशाब में ब्लड आ सकता है, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब में बदबू आ सकती है, ये सब कारण भी स्टोन की वजह से होते हैं। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन भी होती है। कॉम्प्लिकेशन, स्टोन की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि इसमें सेप्सिस हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन होकर के उसमें मरीज को बुखार आ सकता है, पेन हो सकता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं उसमें क्योंकि जीआई अपसेट हो जाता है। और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है कि ये किडनी को डैमेज भी कर सकता है। कैसे डैमेज कर सकता है? किडनी का एक फंक्शन होता है, किडनी एक मोटर की तरह काम करती है कि अवशिष्ट पदार्थों को वो छानती है और यूरिन बनता है और वो यूरिन यूरेटर के थ्रू नीचे आके पेशाब की थैली से बाहर निकलता है। अगर स्टोन की वजह से कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो बैक प्रेशर की वजह से किडनी फूलने लगती है और वो डैमेज हो जाती है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, कोई सिम्टम नहीं आता, स्टोन है वो एसिम्टोमेटिक होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है और किडनी को खा जाता है। तो हमें एक रूटीन चेकअप भी कराना चाहिए कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, जिनको कभी पेन हुआ हो, कभी स्टोन हुआ हो, क्योंकि जिसको एक बार स्टोन हो जाता है उसको बार बार होने की संभावना रहती है। तो हम एनुअल चेकअप भी करा के इन कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो अपन ने लक्षणों की, साइन एंड सिम्टम्स की बात करी। अब इसमें हम इसको कंफर्म कैसे करते हैं? कंफर्म करते हैं इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो है वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी हमें एक आइडिया दे देती है कि स्टोन की साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ फंसा हुआ है, किडनी में स्वेलिंग कितनी है। फिर इसको कंफर्म करने के लिए हमें सीटी स्कैन या आईवीपी, इंट्रावीनस पाइलोग्राम जो एक रंगीन एक्सरे होता है, या सीटी स्कैन, इससे हम इसको कंफर्म करते हैं। और ये भी कंफर्म करते हैं कि ये स्टोन ऑटोमेटिक निकल जाएगा मेडिसिन से, या इसको ऑपरेशन के द्वारा निकालना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसका इलाज कैसे हो, ट्रीटमेंट क्या हो। देखिए, अगर एक बार स्टोन बन गया है तो उसके लिए हमें केयरफुल ज़रूर रहना है, क्योंकि वो स्टोन साइज़ में भले ही छोटा हो पर वो किडनी के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। ये देखा गया है कि बीपी और डायबिटीज़ के बाद में किडनी स्टोन मोस्ट डेंजरस है किडनी के लिए। अब इसके ट्रीटमेंट में 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, स्टोन बहुत छोटा है, 3 mm 4 mm का स्टोन किडनी में पड़ा हुआ है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड है, रुकावट पैदा नहीं कर रहा है, तो उसमें हम डाइटरी मैनेजमेंट देते हैं। खाने पीने का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पानी खूब लेना है, नमक कम लेना है, साइट्रस फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, नींबू, संतरा, ये डाइट में ज़्यादा लेना है। तो इस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, डाइट मॉडिफिकेशन से ये स्टोन जनरली पास आउट हो जाते हैं। दूसरा आती है फार्माकोथेरेपी, यानी कि मेडिसिन। स्टोन एक बार बन जाता है तो जनरली मेडिसिन कुछ जगह पे ही काम करती है। जैसे 5-6 mm का स्टोन अगर यूरेटर यानी नली में फंसा हुआ है तो वहाँ पे कुछ मसल रिलैक्सेंट्स हम देते हैं, अल्फा ब्लॉकर जिनको बोलते हैं, जिससे वो नली थोड़ी सी डायलेट हो जाती है और स्टोन पास हो जाता है। हालांकि उसका भी एक टाइम पीरियड है कि 7 से 10 दिन के बाद में हमें उस स्टोन को निकालना चाहिए। अगर वो निकलना है तो 7 दिन में निकल जाएगा, अदरवाइज़ हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो कुछ फार्माकोथेरेपीज़ है। उसके बाद में आती है सर्जरी। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले स्टोन सर्जरीज एक हवा होती थी। बहुत बड़ा इंसिजन लगता था, चीरा लगता था, 1 महीने तक बेड रेस्ट होता था। पर आज के समय में इतनी एडवांस मॉडलिटीज़ हो गई हैं कि मरीज़ को सुबह एडमिट करके हम 24 घंटे के अंदर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। जहाँ पे स्टोन, जैसे ब्लैडर में स्टोन हुआ तो उसको पेशाब के रास्ते से ही लेज़र के द्वारा, आजकल बहुत एडवांस लेज़र मशीन आ गई है। इसके लिए बहुत गौरवान्वित हूँ कि SRK हॉस्पिटल में राजस्थान का पहला लेज़र थूलियम फाइबर लेज़र लेके आया, जो स्टोन और प्रोस्टेट के लिए बेस्ट लेज़र है, मोस्ट एडवांस लेज़र है। इसके द्वारा हम स्टोन को बहुत ही कम समय में बिल्कुल डस्टिंग और पल्वराइज्ड कर देते हैं। जो ऑपरेशन पहले चीरा लगा के होता था या गुर्दे में छेद करके, जिसको PCNL बोलते हैं, उसके द्वारा होता था, उसमें हम RIRS यानी रेट्रोग्रेड इंट्रारिनल सर्जरी, RIRS के द्वारा हम पेशेंट में बिना किसी छेद के, बिना किसी टाँके के, हम पेशाब के रास्ते से ही हमारा एंडोस्कोप जाता है और स्टोन को बिल्कुल डस्ट कर देते हैं। अगर स्टोन साइज़ में बहुत बड़ा है जिसमें RIRS नहीं हो सकता, इसके लिए भी हमारे पास मॉडिफाइड PCNL है, जिसको मिनी PCNL बोलते हैं, मिनिएचराइज PCNL, यानी कि जिसमें ट्यूब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कमर में जो PCNL के बाद में जो नेफ्रोस्टोमी ट्यूब डालनी पड़ती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और स्टोन को हम बहुत ही छोटे से छेद से, 5 mm के छेद से ही हम उस स्टोन को निकाल देते हैं, जिसको मिनी PCNL बोलते हैं, क्योंकि एडवांस लेज़र होने की वजह से ये संभव है। स्टोन की साइज़ कभी बड़ी होती है, ज़्यादा स्टोन अगर बड़ा होता है, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर स्टोन होता है तो उसमें हमें PCNL भी करना पड़ता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, यानी कि पीछे एक छोटा छेद करना पड़ता है। पर उसमें भी हमारे पास बहुत एडवांसमेंट है। हम जो छेद होता है उसकी साइज़ बहुत कम होती है, यानी कि 5 mm यानी आधा सेंटीमीटर। उस आधे सेंटीमीटर से ही हम वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का स्टोन लेज़र के माध्यम से हम उसको बहुत आसानी से, और मरीज़ है वो 24 घंटे के अंदर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। और उसमें पीछे कमर में कोई ट्यूब भी नहीं डालनी पड़ती थी, क्योंकि उसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत होता है। तो मिनी PCNL की सहायता से हम बड़े से बड़ा स्टोन भी निकाल सकते हैं। दूसरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, RIRS इसके लिए बेस्ट माध्यम है। और RIRS मोस्टली सभी स्टोन्स में आजकल हम आराम से कर सकते हैं, जिसमें मरीज़ 24 घंटे के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है और पोस्ट ऑपरेटिव उसको कोई पेन नहीं होता, उसकी किडनी में कोई नुकसान नहीं होता। जनरली जो PCNL में गुर्दे में छेद करने के बाद में जो ब्लीडिंग होती है या पोस्ट PCNL जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो भी RIRS के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। स्टोन के लिए एक तकनीक ESWL भी है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें पेशेंट को एक टेबल पे लेटाया जाता है, एक्सरे या सोनोग्राफी के माध्यम से स्टोन को लोकलाइज करके शॉक वेव छोड़ी जाती है, जिससे स्टोन टूट जाता है। हालांकि ये मेथड आजकल RIRS के आने के बाद में ये मेथड की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी कम हो गई,
इसका कारण है RIRS में शॉर्ट स्टोन निकलता है। ESW में कोई श्योरिटी नहीं रहती कि स्टोन कितना टूटा, टूटने के बाद वो निकला कि नहीं निकला, क्योंकि उसका जो फ्रैगमेंट है वो यूरेटर में आके रह जाते हैं। कई मल्टीपल सेटिंग्स में उसको करना पड़ता है, एक बार में क्लियर नहीं होता। तो RIRS के बाद में ESWL की लोकप्रियता, क्योंकि ESWL में भी कोई छेद नहीं होता, RIRS में भी कोई छेद नहीं होता। तो आजकल जो बेस्ट मेथड है वो RIRS रहा। ESWL हालांकि कुछ पेशेंट्स में करते हैं, जैसे अपर कैल्शियल स्टोन होता है, या जो लोग सर्जरी के लिए फिट नहीं होते हैं, जिनमें एनेस्थेसिया के लिए फिट नहीं होते हैं, उन कुछ पेशेंट्स में हम ESWL भी प्रेफर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसको रोक ही दें, स्टोन बने ही ना, और इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग मिथ्स भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, स्टोन बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सुपर सैचुरेशन, यानी कि यूरिन कितना गाढ़ा हो रहा है। तो अगर हम लिक्विड्स अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो हमारा स्टोन बनने की जो दर है वो कम हो जाएगी। लिक्विड्स में हम छाछ ले सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का लिक्विड्स ले सकते हैं, एक्सेप्ट कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स से स्टोन ज़्यादा बनता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करके अपन सारे लिक्विड्स ले सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं सब्जियों की। कुछ सब्जियां होती हैं जिनको अगर स्टोन ज़्यादा बन रहा है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन रहा है, तो उनको थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे पालक है, भिंडी है, बीज वाली सब्जियां हैं, गोभी है, शकरकंदी है, इनको अपन अवॉइड करें। लिक्विड्स में चाय कॉफ़ी का भी थोड़ा परहेज़ रखें कोल्ड ड्रिंक्स के साथ में, क्योंकि चाय कॉफ़ी में भी ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम ले सकते हैं, काजू में थोड़ा ज़्यादा ऑक्सलेट होता है। एनिमल प्रोटीन यानी कि नॉन वेज, उसमें भी ऑक्सलेट ज़्यादा होते हैं और उसमें भी स्टोन बनने की दर ज़्यादा होती है। दूसरा, एक नमक को भी हम अपनी डाइट में कम से कम लें। इसका रीज़न क्या होता है कि नमक जब हम लेते हैं तो बॉडी ये मानती है कि नमक हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट लवण है। तो नमक जब अपने शरीर में आता है तो किडनी उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, कैल्शियम को एक्सक्रीट करके। अपनी जो किडनी है वो एक फ़िल्टर मशीन है, वो सोडियम को एब्जॉर्ब, अगर अपन ज़्यादा सोडियम लेंगे तो वो ज़्यादा छनेगा तो किडनी उसको एब्जॉर्ब करेगी और कैल्शियम को एक्सक्रीट करेगी। वो कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ मिल करके जो अपना यूरिन का जो सिस्टम है वहाँ जाकर के कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनाएगा। तो अगर अपन जो सोडियम है वो कम लेंगे तो स्टोन कम बनेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ा मिथ है कि अपनी डाइट में अगर कैल्शियम अगर हम नहीं लेंगे तो कैल्शियम के स्टोन नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं होता। स्टोन जो है वो कैल्शियम का नहीं होता, वो मोस्ट कॉमन जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। ऑक्सलेट जो है वो हमारे आंतों से एब्जॉर्ब होता है और उसकी बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है वो कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेता है। तो अगर हमारी डाइट में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होगा तो आंतों में ही वो कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाएगा और वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम हो। ये कैसे पता चले कि प्रॉपर कैल्शियम कितना होगा? अगर हम 1 गिलास दूध सुबह और 1 गिलास शाम को पिएं, या जो डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे छाछ है उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो हम ये इंश्योर करें कि डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे छाछ या दूध ये हम रोज़ लें सुबह शाम, इससे एक प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा हमको। दूसरा बहुत बड़ा मिथ है अल्कोहल के बारे में, बियर के बारे में, कि बियर पीने से, अल्कोहल पीने से स्टोन नहीं बनता या निकल जाता है। ये बहुत गलत है। अल्कोहल या बियर 2 तरह से हमें हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। पहला, बियर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सलेट्स होते हैं। दूसरा, अल्कोहल या बियर अपनी बॉडी में फटाफट यूरिन बना के, जिसको डायूरेसिस बोलते हैं, वो यूरिनेशन एकदम से बनाता है जिससे पानी की कमी हो जाती है शरीर में, और उस कमी के दौरान मैंने जैसे पहले बताया था यूरिन हाइपर सैचुरेट हो जाता है और स्टोन के लिए नीडस का काम करता है। तो अल्कोहल और बियर को हम कभी स्टोन को दूर करने के लिए कभी काम में नहीं लें। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। उम्मीद है ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। भविष्य में किडनी से या स्टोन से संबंधित किसी भी समस्या के बारे में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।